चलो हेडिंग डालो, इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस। आप लोगों ने डीबीएमएस सुना होगा, है ना? तो डीबीएमएस के बारे में आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। एक डीबीएमएस होता है और एक आरडीबीएमएस होता है। तो डेटाबेस में पहला क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में यही अराइज होगा कि डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में मेजर डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम डेटाबेस के बारे में देखते हैं कि डेटाबेस होता क्या है। तो किसी को आइडिया है कि डेटाबेस होता क्या है? अगर आपको डेटाबेस को एक लाइन में डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे? बेसिकली डेटाबेस है क्या? किसी को है आइडिया? डेटाबेस आप किसको बोलोगे? हाँ, सर जहाँ पे डेटा स्टोर रखा जाता है। मतलब कोई भी, अगर मैं डेटा स्टोर कर रहा हूँ तो डेटाबेस हो गया। फाइल हैंडलिंग के थ्रू मैंने अगर डेटा स्टोर किया वो तो डेटाबेस हो गया। नहीं। पेन ड्राइव में मैंने डेटा स्टोर किया तो वो डेटाबेस तो ना हो गया। हाँ जी, किसी को आइडिया है? नाम क्या है आपका? मन को तो गेट। हाँ, किसी को आइडिया है डेटाबेस के बारे में? अगर डेटाबेस को डिफाइन करना हो एक लाइन में, हम डेटाबेस बोलेंगे किसको? दीपक बताओ। ये बोलो जो डेटा स्टोर बोलेंगे। इंफॉर्मेशन में भी। तो सिंपल सा आप एक लाइन में डिफाइन करोगे कि जो डेटाबेस होता है वो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, अभी लिखना मत, मैं लिखवाऊंगा, पहले समझ लो। तो डेटाबेस बेसिकली क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? डेटाबेस। और कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन में वो भी डेटा आपका ऑर्गेनाइज फॉर्म में होना चाहिए। आ रही बात समझ? सपोज मान लो एक कंपनी है, मान लो एक कंपनी के अंदर 200 एम्प्लॉयज काम करते हैं, ठीक है? और मैंने क्या किया, उन सारे एम्प्लॉयज का पूरा डेटा मैंने एक जगह कलेक्ट करके स्टोर कर लिया। हर एम्प्लॉय का अपना अलग अलग आईडी होगा, नेम होगा, डेजिग्नेशन होगा, सैलरी होगी, एड्रेस होगा, है ना, ईमेल आईडी होगा। तो 200 एम्प्लॉयज का मैंने सारा रिकॉर्ड एक जगह मैंने स्टोर करके रख लिया ऑर्गेनाइज फॉर्म में। तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेटाबेस। हरी भाषा में। तो डेटाबेस बेसिकली होता क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो आपका ऑर्गेनाइज फॉर्म में होना चाहिए। हरी भाषा में। या आपने टेलीफोन डायरेक्टरी देखी होगी, है ना? किसी भी एक कंट्री का, स्टेट का अगर टेलीफोन डायरेक्टरी होती है तो वो भी आपका क्या है? एक डेटाबेस है ना? तो डेटाबेस को अगर डिफाइन आपको करना हो तो डिफिनीशन नोट कर लो। तो डेटाबेस का डिफिनीशन अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आपको ये बताना है कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन that can be organized so that it can be accessed, updated and managed। कोई भी आपके पास कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि आपका ऑर्गेनाइज फॉर्म में है तो उसको हम डेटाबेस बोलेंगे, जिसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं।
दीपक, डिफिनीशन क्लियर? जी सर। सिंपल सा एक लाइन में आप डेटाबेस का डिफिनीशन ऐसे बताओगे कि डेटाबेस जो होता है वो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो आपका ऑर्गेनाइज फॉर्म में होना चाहिए। आ रही बात समझ में? कलेक्शन पर्सन इंफॉर्मेशन होता है, डेटाबेस ऑर्गेनाइज। यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया? हो गया सर। अब आपने ये भी सुना होगा कि जो भी डेटाबेस में हम डेटा स्टोर करते हैं वो आपका टेबुलर फॉर्म में स्टोर होता है ना? तो टेबल के बारे में सबको पता है। टेबल जो होता है वो रो एंड कॉलम में क्या होता है? डिवाइड होता है ना? किसी भी डेटाबेस में अगर आप डेटा स्टोर करोगे, है ना, तो वो जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। और टेबल के बारे में सबको पता है, टेबल आपका रो एंड कॉलम में क्या होता है? डिवाइड होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? क्या चल रहा है बात? हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? और वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे? कॉलम। कॉलम्स। आपको पता है कि जो टेबल होता है वो रो एंड कॉलम में डिवाइड होता है ना? तो डेटाबेस में जो भी आप डेटा स्टोर करोगे वो आपका टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है जो कि रो एंड कॉलम में डिवाइड होता है। और जितने भी रो होते हैं तो रो को और क्या क्या बोलते हैं, किसी को पता है? रिकॉर्ड्स। ईच रो को टपल भी बोला जाता है। अब ये वो वाला टपल नहीं है जो आप पाइथन में पढ़े थे, ठीक है? जितने भी रो होंगे कि हर रो को टपल बोलते हैं या फिर रिकॉर्ड बोलते हैं। वो है ना। तो अलग से एक बार नोट डाउन आप लोग कर लेना कि अभी बाद में करेंगे, बाहर नहाने जा रहे हैं। इन डेटाबेस, अलग से नोट करो, इन डेटाबेस all information, in database all information stored in tabular format, in database all information stored in tabular format, tabular format में स्टोर होता है। और उसके बाद लिख लेना tables are divided into row and column, tables are divided into row and column। इतना नोट डाउन कर लिया सबने? इसके बाद लिख लेना each row are also called, each row are also called tuple or record। तो आप रो बोलो, टपल बोलो या रिकॉर्ड बोलो, बात एक ही है। ईच रो आर आल्सो कॉल्ड टपल और रिकॉर्ड। व्यूअर्स, यहां तक समझ में आ रहा है? जी सर। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो बोलेंगे और वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे? कॉलम। कॉलम। अब कॉलम को और क्या बोलते हैं? फील्ड। हाँ, तो कॉलम बोलो या फील्ड बोलो एट्रीब्यूट या फिर एट्रीब्यूट्स बोलो, बात एक ही है। इसी कॉलम्स को मशीन लर्निंग के सेंस में फीचर बोला जाता है। सारी बात है। मशीन लर्निंग में रो को हम सैंपल बोलते हैं
और कॉलम को क्या बोलते हैं? फीचर। याद रखना। तो जिसका जिसका मशीन लर्निंग है, रो को क्या बोलेंगे? सैंपल। और कॉलम को क्या बोलेंगे? फीचर। तो अब लिख लेना, ईच कॉलम आर ऑल्सो कॉल्ड, ईच कॉलम आर ऑल्सो कॉल्ड फील्ड आर एट्रीब्यूट्स। तो आप कॉलम बोलो, फील्ड बोलो या एट्रीब्यूट्स बोलो, बात एक ही। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर सबको? कोई भी जब डेटाबेस आप पढ़ोगे तो डेटाबेस में सारा जो डेटा स्टोर होगा वो टेबल के फॉर्म में स्टोर होगा। और टेबल आपका रो एंड कॉलम में डिवाइड होता है। और रो को टपल या रिकॉर्ड बोलते हैं और कॉलम को फील्ड या एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। कितना क्लियर हुआ दीपक? यहाँ तक कोई डाउट? जी सर। नो सर। चलो, यहाँ तक हो गया सबका? चलो, अब इस चीज को आप बना लो जो मैं बना रहा हूँ। अगर आप मल्टीपल फील्ड्स को आप कंबाइन कर दोगे तो हमारा क्या बन जाता है? कलेक्शन ऑफ फील्ड्स को क्या बोलेंगे? अगर आपने मल्टीपल कॉलम को कंबाइन कर दिया तो हमारा क्या बन जाता है? एक रिकॉर्ड बन जाता है। जब आप मल्टीपल कॉलम को कंबाइन कर दोगे तो रिकॉर्ड नहीं बनेगा। मान लो आपके पास ये टेबल है और इस टेबल में आपके पास मल्टीपल कॉलम है। एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है, एम्प्लॉय की आईडी होगी, एम्प्लॉय का नेम होगा, एम्प्लॉय का एज होगा, एम्प्लॉय की सैलरी होगी और एम्प्लॉय का एड्रेस होगा, है ना? अब ये सारे कॉलम को अगर आप कंबाइन कर दो तो कंप्लीट आपका एक रिकॉर्ड नहीं बन जाता? तो कलेक्शन ऑफ फील्ड्स आर कॉल्ड रिकॉर्ड एंड कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स आर कॉल्ड इंफॉर्मेशन। दीपक, मल्टीपल अगर रिकॉर्ड को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारा क्या बन जाता है? क्या बन जाएगा? डाटा। अरे टेबल, अभी तो बताया, टेबल ही तो बनेगा। मल्टीपल रिकॉर्ड को कंबाइन कर दोगे तो टेबल ही तो बन जाता है। तो कलेक्शन ऑफ फील्ड्स आर कॉल्ड रिकॉर्ड एंड कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स आर कॉल्ड टेबल एंड कलेक्शन ऑफ टेबल आर कॉल्ड डेटाबेस। आई बात समझ में दीपक? जी सर। समझ में आ रहा है? हाँ जी। इस तरह से बना लो आप लोग और अलग से नोट कर लो। कलेक्शन ऑफ फील्ड्स आर कॉल्ड रिकॉर्ड एंड कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स आर कॉल्ड टेबल एंड कलेक्शन ऑफ टेबल्स आर कॉल्ड डेटाबेस। तो ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो फील्ड को, रिकॉर्ड को, टेबल को और डेटाबेस। अनीता, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। बेसिक बेसिक आप लोग को डेटाबेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ये सब चीजें पूछी जाएंगी आपसे इंटरव्यू में।
यहां तक हो गया सबका? टेबल को और क्या बोलते हैं? टेबल का दूसरा नाम हमने रो और कॉलम का तो नाम देख लिया अलग अलग, टेबल को और क्या बोलेंगे? किसी को पता है टेबल को और क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स सर, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स नहीं होता, मैट्रिक्स तो अलग चीज है। हाँ, किसी को आइडिया है? शुभम बताओ। हाँ जी शुभम, आई आवाज आ थिंक रही है? सर मैट्रिक्स। हाँ जी सर, बताओ। मैट्रिक्स ही बोलेंगे जहाँ तक है सर। मैट्रिक्स नहीं बोलते। टेबल को डेटाबेस के सेंस में इंटिटी भी बोला जाता है, इंटिटी, है ना? चलो अब एक बार डिफिनीशन ध्यान से अच्छे से देख लो। कुछ मैंने इमेज डाउनलोड की है, ठीक है? एक बार ध्यान से देखते चलो, पढ़ते चलना। डेटाबेस का डिफिनीशन मैंने अभी आप लोगों को बताया कि डेटाबेस क्या होता है। तो ये आपका एक स्टूडेंट नाम का टेबल बना हुआ है ना? और इसमें आपके मल्टीपल कॉलम्स हैं और मल्टीपल रोज है ना? स्टूडेंट नाम का इसमें ये डेटाबेस है और कंप्यूटर साइंस नाम का टेबल बना रखा है। तो टेबल को हम एंटिटी भी बोलते हैं, और कॉलम को फील्ड और एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, और रो को रिकॉर्ड या टपल बोलते हैं। सारी चीजें डिटेल में है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। क्लियर हो गया? तो डेटाबेस जी। में जो भी डेटा आपका स्टोर होगा वो टेबलर फॉर्म में स्टोर होगा, और टेबल आपका रो एंड कॉलम में डिवाइड होता है। रो को रिकॉर्ड और टपल बोलते हैं, कॉलम को फील्ड या एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, और टेबल को एंटिटी बोलते हैं। क्लियर? अब आपसे टेबल का डिफिनीशन पूछ लिया, तो टेबल क्या होता है नोट कर लो। तो मैं कहाँ दूसरा कुछ बोल रहा हूँ? हाँ अभी तो बताया, वही चीज तो लिखा है। तो टेबल का डिफिनीशन नोट कर लो। टेबल को एंटिटी भी बोलते हैं। दीपक आ रहा है समझ में? जी सर। ये सब बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। टेबल का मतलब ही होता है रो एंड कॉलम। कोई भी डेटा अगर रो एंड कॉलम में ऑर्गेनाइज्ड है तो उसको टेबल बोले। यहाँ तक हो गया सबका? ठीक है। अब कॉलम या फील्ड्स क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, ये भी नोट कर लो। तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट आईडी, नेम और एड्रेस आपका एट्रीब्यूट्स है, फील्ड है, फीचर है। मशीन लर्निंग के सेंस में इन्हीं कॉलम्स को फीचर बोला जाता है। अनीता, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। एक एक का डिफिनीशन आप लोगों को याद रखना है, यही सब चीजें पूछी जाएंगी, है ना?
दीपक हो गया यहाँ तक? हो गया सर। अब इसके बाद आता है आपका रो, रिकॉर्ड और टपल। जितने भी रो होंगे, ईच रो को रिकॉर्ड या टपल बोलते हैं। अभी बताया इस चीज को, कोई डाउट? तो रो, कॉलम, टेबल के बारे में आप लोग को अच्छे से क्लियर? अब आपके बाद इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट डीबीएमएस और आरडीबीएमएस के बारे में। यहां तक सबका हो गया? एक सेकंड सर, हो गया। इसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा डीबीएमएस और आरडीबीएमएस के बारे में। तो डीबीएमएस के बारे में किसी को आइडिया है? डीबीएमएस होता क्या है? इसका फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और एक आपका आरडीबीएमएस होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस। तो पहले तो डीबीएमएस के बारे में बताओ, दीपक कुछ आइडिया है? डीबीएमएस होता नो क्या सर। है? तो डीबीएमएस के बारे में आप बेसिकली आप ये बताओगे, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसको हम डीबीएमएस बोलेंगे। आरी भाषा में डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, अपडेट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? डीबीएमएस। और अब डीबीएमएस यूज नहीं होता, पहले यूज हुआ करता था। तो डीबीएमएस के बहुत सारे ड्रॉबैक थे, तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आरडीबीएमएस को डेवलप किया गया। तो अब जितने भी डेटाबेस आपने नाम सुना होगा वो सब हमारे आरडीबीएमएस होते हैं। तो अगर मान लो आपसे डीबीएमएस के बारे में कोई एग्जांपल पूछ लिया, कोई ऐसा डेटाबेस का नाम बताओ जो हमारा डीबीएमएस होता है, किसी को है एग्जांपल डीबीएमएस का? कोई एग्जांपल? किसी को नहीं पता? दीपक? नो सर। एक्सेल हो सकता है क्या? अरे एक्सेल थोड़ा है भाई। आपने फॉक्स प्रो का नाम सुना है? बहुत पहले यूज होता था, बहुत ज्यादा। यस सर। सुना है? 15-20 साल पहले यूज होता था, ठीक है। और बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर था, बहुत ज्यादा यूज होता था उस समय, ठीक है। इसमें पूरी प्रोग्रामिंग होती थी। तो आपका फॉक्स प्रो है, डी बेस है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको डीबीएमएस मिल जाएंगे, ठीक है, जो अब यूज नहीं होता, ठीक है। अब आपका आरडीबीएमएस यूज होता है। तो डीबीएमएस में और आरडीबीएमएस में डिफरेंस किसी को कुछ है पता? यस सर। बताइए। सर आरडीबीएमएस में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन किया जाता है ताकि फास्ट एक्सेस हो सके, और जो भी डिफरेंशियल इंटीग्रिटी अपडेशन, होता क्या है? ये तो बहुत एडवांस आपने बता दिया। जैसे कि एक टेबल को रेफर करते हैं दूसरे टेबल में, ताकि मतलब डेटा ज़्यादा स्टोर हो सके ये, और इजीली एक्सेस और अपडेट किया जा सके। ठीक है, और कोई एग्जांपल डिफरेंस? उसमें दो कॉन्सेप्ट यूज होता है। मतलब एक कॉन्सेप्ट यूज होता है फॉरेन की का, जिसमें फॉरेन की लगाया जाता है, जिसके लगा के ही एक्सेस पास होते हैं। और
दूसरा डिफरेंस हो सकता है यही है सर, दूसरा याद नहीं आ रहा। मेन डिफरेंस तो कुछ बता ही नहीं रहे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीबीएमएस और आरडीबीएमएस, ठीक है। हाँ जी बताइए। और डीबीएमएस नहीं करता, तो फिर डिफरेंस क्या है? अच्छा, और मेजर डिफरेंस आप लोग बता ही नहीं रहे, जो जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है डीबीएमएस का। हाँ हाँ, ये मेजर डिफरेंस है। पहला मेजर डिफरेंस यही है कि डीबीएमएस में जो डेटा स्टोर होता था वो फाइल के फॉर्म में स्टोर होता था, टेबुलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर हो ही नहीं सकता। और आरडीबीएमएस में, गूगल से चेक करके बता रहे हो क्या? चलो अभी हम वन बाय वन मेजर मेजर डिफरेंस देखेंगे डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में। पहले डीबीएमएस के बारे में देख लो। तो सबसे पहले तो डीबीएमएस ही आया था। हाँ पढ़ लो एक बार। तो डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं। और नीचे बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं डीबीएमएस का। तो डीबीएमएस के एग्जांपल्स अगर आपने पूछ लिया तो ये सब एग्जांपल बताओगे। पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डीबीएमएस होता था, अब चेंज करके इसको आरडीबीएमएस कर दिया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी आपका एक आरडीबीएमएस है। और जो मार्केट में एमआईएस की जो जॉब निकलती है उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बहुत ज्यादा यूज होता है। दीपक, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? जी सर आ रही है। तो डीबीएमएस के बारे में सबको क्लियर हो गया विदाउट? और आरडीबीएमएस का एग्जांपल अगर हम देखें तो जितने भी आप डेटाबेस अभी तक सुनते हो वो सब आरडीबीएमएस है। माईएसक्यूएल डेटाबेस, आपका एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, ओरेकल, एसक्यूलाइट, जितने भी डेटाबेस अभी तक आप सुनते हो वो सारा, पोस्टग्रे एसक्यूएल, सारा आपका जो है आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका नाम इसलिए रखा गया, इसमें आप एक टेबल का दूसरे टेबल से रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो एक टेबल का दूसरे टेबल से रिलेशनशिप बनाने के लिए इसमें अलग अलग मल्टीपल कीज का कॉन्सेप्ट आ गया। बहुत सारे इसमें कीज मिलेंगे आपको। सुपर की मिलेगा, कैंडिडेट की मिलेगा, प्राइमरी की मिलेगा, फॉरेन की मिलेगा, यूनिक की मिलेगा, है ना। बहुत सारे कीज होते हैं और एक एक कीज के बारे में आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में। आ रही बात समझ में? जबकि डीबीएमएस में कीज का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। तो बहुत सारे ड्रॉबैक थे डीबीएमएस में, तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आरडीबीएमएस को इंट्रोड्यूस किया गया। तो डीबीएमएस बहुत पहले यूज होता था, अब यूज नहीं होता। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट? चलो अब आरडीबीएमएस के बारे में पढ़ लो। ये सब आरडीबीएमएस है आपका। एसक्यूएल सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर आता है ना। ओरेकल, जावा कम, ओरेकल, ओरेकल कंपनी का है ना। माईएसक्यूएल, मीडियाडीबी, एसक्यूलाइट, ठीक है। एसक्यूएल सर्वर और ओरेकल पेड है, परचेज करना पड़ेगा आपको, लाइसेंस लेना पड़ेगा।
MySQL, MariaDB, SQLite ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट, पाइथन की तरह। तो DBMS और RDBMS समझ में आया सबको? तो अभी हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो कम से कम 6-7 आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, मेन है ना। अनीता, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। यहाँ तक बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। SQL बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आप इंटरव्यू देने अगर जाओगे डेटा साइंस में, डेटा एनालिस्ट में, 50 से 60% क्वेश्चन केवल डेटाबेस से पूछा जाएगा। वो हम आ रहा है समझ में यहाँ तक? यस सर। यहाँ तक सबका हो गया, आगे बताऊं मैं? जी। तो अब हमें मेन डिफरेंस देखना है कि DBMS और RDBMS में मेजर डिफरेंस क्या होता है ना। तो अब हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन DBMS एंड RDBMS। दीपक हो गया यहाँ तक? एक सेकंड सर। बताएं सर। सबका हो गया? तो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तो जिसका जिसका फुल स्टैक है, तो जो जेंगो इंस्टॉल आप करते हो, तो जेंगो के साथ आपका SQLite जो डेटाबेस है उसमें इनबिल्ट आता है, ठीक है। तो जेंगो जो है SQLite डेटाबेस से कनेक्टिविटी करके इनबिल्ट देता है। चलो आगे देखें, यहाँ तक सबका हो गया? अनीता, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। चलो आगे देखो, अब ध्यान से समझना, 1 बाय 1 डिफरेंस लिखा हुआ है पेज पे, है ना। तो सबसे पहला डिफरेंस अभी लिखो मत, पहले समझ लो। पहला डिफरेंस आपको ये बताना है कि DBMS में जो डेटा स्टोर होता है वो फाइल के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर नहीं होता, जबकि RDBMS में जो भी डेटा आप स्टोर करोगे वो टेबलर फॉर्म में स्टोर होता है। पहला डिफरेंस क्लियर? जी। दूसरा डिफरेंस इसमें ये होता है कि जो DBMS है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को सपोर्ट नहीं करता,
आ रही बात समझ में? अब डीबीएमएस में प्रॉब्लम ये होती थी, मान लो कोई एक एमएनसी कंपनी है ना, उसका हेड ऑफिस मान लो अमेरिका में है और उसके ब्रांचेस आपके अलग अलग कंट्री में भी है, इंडिया में भी है। अब वहां पे मल्टीपल एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और इंडिया में भी काम कर रहे हैं। अब मान लो वहां का डेटा इंडिया में अगर चाहिए होता था तो वहां पे पहले अलग से बैकअप लेके फिर इंडिया में सेंड करना पड़ता था। डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं था कि हम बैठे बैठे, अब तो आप लोग देखे होंगे कहीं पे भी किसी भी कंट्री में आपका कंपनी हो, डायरेक्ट बैठे बैठे कोई बंदा अमेरिका में काम कर रहा है और यहाँ पे हम इंडिया में बैठ के हम देख सकते हैं कि वो बंदा क्या क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये आरडीबीएमएस में मिलेगा आपको, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ रही है? तो हेड ऑफिस में मान लो सर्वर सिस्टम है और अलग अलग जो ब्रांचेज हैं अलग अलग कंट्री में, उसमें क्लाइंट सिस्टम से वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। तो वो कॉन्सेप्ट जो है डीबीएमएस में नहीं था। इतनी बात समझ में आई सबको? तीसरा डिफरेंस ये होता है, एक टेक्निक होता है डेटाबेस में, नॉर्मलाइजेशन। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है ना? तो डेटाबेस को एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर करने के लिए कुछ नॉर्मलाइजेशन के रूल्स होते हैं। 1NF 2NF, अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने तो देखा होगा, है ना? 1NF 2NF 3NF, ऐसे ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं नॉर्मलाइजेशन के। तो डेटाबेस में डेटा को एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का एक टेक्निक होता है। तो वो कॉन्सेप्ट डीबीएमएस में नहीं था। आ रही बात समझ में? डीबीएमएस में एक बार में एक ही यूजर काम कर सकता था। आरडीबीएमएस में हम एट ए टाइम एक ही डेटाबेस पे मल्टीपल यूजर एक साथ काम कर सकते। आई बात समझ में? तो ये मेजर मेजर एडवांटेजेस था आरडीबीएमएस का, जिसकी वजह से अब हम डीबीएमएस, किसी सी क्लास है, इसी बैच में हो? मैंने तो कभी नहीं देखा। तो ये चारों डिफरेंस क्लियर हो गया दीपक? जी सर, क्लियर हो गया। एक बार नोट कर लो चारों डिफरेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाएगा कि डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में क्या क्या मेजर मेजर डिफरेंस होता है। और भी डिफरेंस हैं, तो इस चारों को पहले नोट कर लो, फिर और भी डिफरेंस बताता हूँ। शुभम, आया समझ में? तो मेन मेन डिफरेंस सबको क्लियर हो रहा है? डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में डिफरेंस क्या होता है? तो डीबीएमएस में आपको बहुत सारे ड्रॉबैक मिलेंगे, तो इसीलिए डीबीएमएस अब यूज नहीं होता। अनीता, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. पीछे दिख रहा है ना सबको? हाँ, ये कॉपी पे लिख के पिक लिया हुआ है।
अनीता हो गया यहाँ तक? सर 1 मिनट। सर नॉर्मलाइजेशन मींस इसमें मतलब सीक्वेंस में लगाना डेटा को। नॉर्मलाइजेशन एक टेक्निक होता है डेटाबेस की, जिसका जी यूज करके उसमें अलग अलग रूल्स होते हैं। ठीक है, 1NF होता है, जी 2NF होता है, 3NF होता है, तो उसमें अलग अलग सबके रूल्स बने हुए हैं। और जो डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन के टेक्निक को फॉलो करता है वो बेस्ट माना जाता है। ओके तो डेटाबेस में डेटा को सिक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर करने के लिए हमें नॉर्मलाइजेशन का एक टेक्निक होता है, वो यूज करना होता है। समझ गए? जी सर। तो वो कॉन्सेप्ट आपका डीबीएमएस में नहीं था। नॉर्मलाइजेशन में 3-4 आपको रूल मिलेंगे। एक 1NF होता है, एक 2NF होता है, एक 3NF होता है, एक BCNF होता है। एनएफ मींस। नॉर्मलाइजेशन NF का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल नॉर्मल फॉर्म। फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, ओके सर। गूगल पे सर्च करके पढ़ना थोड़ा नॉर्मलाइजेशन। ठीक है। लास्ट में मैं आप लोग को एक PDF शेयर करूंगा, उसमें आपको डेटाबेस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन और आंसर मिल जाएंगे जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। यहाँ तक सबका हो गया? यस सर। हो गया सर। चलो नेक्स्ट डिफरेंस देखो। पांचवा डिफरेंस है, डीबीएमएस में जो डेटा स्टोर होता था वो हायरार्किकल फॉर्म में स्टोर होता था। आप लोगों को मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस बताया था, तो उसमें हाँ एक जी। हायरार्किकल इनहेरिटेंस बताया था। उस फॉर्म में यस सर। ट्री के फॉर्म में डेटा स्टोर होता था, लेकिन आरडीबीएमएस में आपका रो एंड कॉलम के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। डीबीएमएस के लिए आपको बहुत ही हाई फाई सिस्टम की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन आरडीबीएमएस के जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं वो बहुत बल्कि आते हैं। अगर मैं ओरेकल की बात करूं, एसक्यूएल सर्वर की बात करूं, तो उसके लिए एटलीस्ट आपका 8 GB रैम होना चाहिए, P4 सिस्टम होना चाहिए, अदरवाइज वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं होगा। माई एसक्यूएल तो हैवी नहीं होता, लेकिन अगर मैं ओरेकल की बात करूं, एसक्यूएल सर्वर की बात करूं, तो बहुत हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके लिए हाई फाई सिस्टम होना चाहिए, अदरवाइज वो इंस्टॉल ही नहीं होगा। जबकि डीबीएमएस के जो सॉफ्टवेयर थे वो लाइट वेट आते थे, इजीली किसी भी सिस्टम में आप इंस्टॉल कर लेते थे। 1 बाय 1 डिफरेंस क्लियर हो रहा है? नोट कर लो। अनीता, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। यहाँ तक सबको 1 बाय 1 डिफरेंस क्लियर हो रहा है? जी सर हो रहा है। चलो यहाँ तक हो गया, आगे करें। और डिफरेंस देखो, तो यही सब मेन मेन डिफरेंस आप लोग को बताना है। नेक्स्ट डिफरेंस होता है, एक डेटाबेस में एसिड प्रॉपर्टी होती है, तो डीबीएमएस एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, जबकि आरडीबीएमएस एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो करता है।
एसिड प्रॉपर्टी के बारे में पता है किसी को? एसिड का फुल फॉर्म लिखा है ना? एसिड के बारे में पता है किसी को? बताओ। जैसे हाँ, सिंपल सा यही बोलोगे, एसिड प्रॉपर्टी का मतलब होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल, है ना? डीबीएमएस में प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी आपने डेटा स्टोर किया और गलती से उसको डिलीट कर दिया तो उसको वापस आप रोल बैक नहीं कर सकते थे, है ना? जबकि आरडीबीएमएस में आपने कोई भी डेटाबेस में डेटा स्टोर किया और गलती से डिलीट कर दिया तो वापस से उसको रोल बैक कर सकते हो। ट्रांजैक्शन वाला जो फीचर था ना, वो डीबीएमएस सपोर्ट नहीं करता, जबकि आरडीबीएमएस में ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसके लिए इसमें टीसीएल कमांड होता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, है ना? और उसके लिए रोल बैक और कमिट होता है ना? दो कमांड होते हैं, एक रोल बैक और एक कमिट। और लास्ट आपका डिफरेंस है डेटा रिडंडेंसी प्रॉब्लम आती है इसमें, है ना? इसमें क्या होता है, टीबीएमएस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सेम डेटा बार बार स्टोर हो जाता था, है ना? तो इसमें हम डुप्लीकेसी को रिमूव नहीं कर सकते थे। ठीक है, जबकि आरडीबीएमएस में बहुत सारे ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, एक बार जो डेटा आपने स्टोर कर दिया, सेम वही डेटा दोबारा आप स्टोर करोगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम डुप्लीकेसी को रिमूव कर सकते हैं। बहुत सारे टेक्निक बने हुए हैं, उस टेक्निक का यूज करके हम डुप्लीकेसी को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक टेबल में यूनिकली डेटा ही स्टोर हो, उसके लिए कीज का कॉन्सेप्ट है, हम प्राइमरी Yes, की और यूनिक की का कॉन्सेप्ट यूज करके और डुप्लीकेसी को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जबकि डीबीएमएस में कीज का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो अब आप लोग को मेजर मेजर डिफरेंस क्लियर हो गया डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में। दीपक, जी सर, क्लियर है। तो ये सब मेन मेन डिफरेंस आप लोग को बताना है अगर डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में पूछा जाता है तो। यहाँ तक सबको क्लियर है? हो गया सबका? एक मिनट सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, अभी तक जितना बताया। नो सर। अब आपसे पूछा जाएगा एसक्यूएल के बारे में। एसक्यूएल होता क्या है? तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म तो सबको पता होगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो एसक्यूएल कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है आपका, है ना? इसमें प्रोग्राम्स नहीं बनाने हैं आपको, है ना? इसमें बस आपके कमांड्स होते हैं, डेटाबेस के कुछ अलग अलग कमांड्स होते हैं, उन्हीं कमांड्स को आपको याद करना है और उन्हीं कमांड्स को क्वेरी बोला जाता है। डेटाबेस के सेंस में क्या बोलते हैं, क्वेरी। मान लो आपको टेबल बनाना है तो टेबल बनाने की अलग क्वेरी होती है, टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है उसकी अलग क्वेरी होती है, टेबल में रिकॉर्ड आपको अपडेट करना है उसकी अलग क्वेरी होती है। तो सबके लिए आपको अलग अलग कमांड्स बना रखे हैं, उन्हीं कमांड्स का सिंटेक्स आपको याद रखना है। आ रही बात समझ में? तो एसक्यूएल का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसको शॉर्टकट में सीक्वेल भी बोला जाता है, सीक्वेल, है ना? तो एसक्यूएल के बारे में भी एक बार नोट कर लो, एसक्यूएल होता क्या है। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म लिख लेना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसको सीक्वेल भी बोला जाता है।
दीपक, यहाँ तक बात समझ में आई? जी सर, आगे। तो ये सब बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। यूज कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। सर फीचर नोट कर लूँ ये? हाँ हाँ, और क्या, वो ज्यादा पूछा जाता है एसक्यूएल। सुधाकर, कोई डाउट? निक्की आ रहा है समझ में? कोई डाउट अभी तक? कोर्स क्या है तुम्हारा, फुल स्टैक है? तो यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो। अनीता, हो गया यहाँ तक? नो सर। दीपक, हो गया यहाँ तक? जी सर, बस एक सेकंड। सर एक सर बार फोर्थ फर्स्ट एग्जांपल ये बताना। क्या चीज? सर फर्स्ट वाला पॉइंट बता दीजिए क्या है। कौन सा? एसक्यूएल के जो फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट है सर, नॉन प्लस। अभी तो बताया, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्वेरी लैंग्वेज है। इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, क्वेरी लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक है? सारा आपका सर एक अलग फोर्थ अलग पॉइंट और बता दीजिए। है। फोर्थ पॉइंट और बता दीजिए। अभी जब हम क्वेरी लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें जब आप अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए अलग अलग क्वेरी लिखोगे ना, वही कहना चाह रहा है कि आपको अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग क्वेरी डिफाइन करनी होगी। ठीक है दीपक? जी सर। हाँ, हो गया यहाँ तक सबका? अब जितने भी आप डेटाबेस पढ़ोगे, हर डेटाबेस के अंदर
एसक्यूएल के कुछ बेसिक कमांड्स होते हैं, और उस बेसिक कमांड्स को बहुत ज्यादा पूछा जाएगा आपसे कि किस किस कमांड्स के अंदर, है ना, क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखें, तो यहाँ तक सबका हो गया। हो गया सर। अब आप हेडिंग डालो, बेसिक एसक्यूएल कमांड्स। तो एसक्यूएल कमांड्स कैन बी classified into, तो एसक्यूएल के जो बेसिक कमांड्स होते हैं उनको कितने कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, किसी को पता है? 4। कौन कौन से? है? 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 बस। हाँ, तो 5 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया, और इन्हीं पांचों कैटेगरीज को आपको 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो पहला कैटेगरी होता है आपका DDL। DDL का फुल फॉर्म लिख लेना, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। तो आप कोई भी डेटाबेस पढ़ो, चाहे वो MySQL हो, चाहे Oracle हो, चाहे SQL सर्वर हो, चाहे SQLite हो, जितने भी RDBMS के डेटाबेस आप पढ़ोगे सब में ये 5 कैटेगरी मिलेगी। तो DDL का फुल फॉर्म क्लियर, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। अब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि DDL के अंदर कौन कौन से कमांड आते हैं, बताओ। अरे इसमें नहीं आता, कौन बता रहा है? इंसर्ट। हाँ, DDL में कौन कौन से कमांड आते हैं, किसी को है आइडिया? इसके अंदर क्रिएट आता है, क्रिएट कमांड आता है, अल्टर आता है, ड्रॉप आता है, ट्रंकेट आता है, रीनेम आता है। तो DDL के अंदर आपको इतने कमांड्स पढ़ने हैं, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट और रीनेम। अनीता, आ रहा है समझ में? यस सर। तो ये सब आपको याद रखना है, इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि DDL में कौन कौन से कमांड आते हैं, और ये सारे कमांड डेटा को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। दीपक, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब इन्हीं कमांड्स की अलग अलग क्वेरी क्या होगी, वही हमें प्रैक्टिकल देखना है। ठीक है, ओके। इसके बाद आपका आता है DCL, और DCL का फुल फॉर्म है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। और DCL कमांड वैसे तो आपको जरूरत पड़ेगी नहीं इसकी। DCL कमांड का वो यूज करते हैं जो कंपनी में जो DBA होते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं ना, वो DCL कमांड्स का यूज करते हैं। और DCL कमांड में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो जो भी आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है कंपनी में, वही अलग अलग यूजर को राइट देगा कौन बंदा डेटाबेस पे काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है डेटाबेस में, रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है, वो DBA ही प्रोवाइड करता है। हर यूजर का अपना अलग अलग यूजर और पासवर्ड होना चाहिए, तो उसी यूजर नेम और पासवर्ड से वो लॉगिन करेगा
और उसमें वो काम करेगा, और डीबी के पास सारा इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा, ठीक है, किस किस बंदे ने क्या क्या डेटाबेस पे काम किया। आई बात समझ में? तो हम उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। जैसे मान लो एमएनसीज कंपनी में सैटरडे संडे ऑफ होता है ना। अब कोई बंदा सैटरडे को चला गया ऑफिस, तो डीबीए ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि सैटरडे संडे को वो अपना डेटाबेस लॉग इन ही ना कर पाए। तो ये सब सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए डीसीएल कमांड यूज करना होगा। तो डीसीएल कमांड में जितने भी कमांड्स आते हैं, इनका यूज बेसिकली अलग अलग यूजर बनाने के लिए, यूजर को रिस्ट्रिक्शंस देने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम डीसीएल कमांड का यूज करते हैं। और इसमें क्या क्या आता है, आपका लॉक आता है, लॉक से हम कुछ भी लॉक कर सकते हैं। ग्रांट आता है ना, किसको हमें क्या क्या परमिशन देना है। मान लो मैं चाहता हूं कि एक यूजर को मैंने परमिशन दे दिया कि वो टेबल में केवल रिकॉर्ड इंसर्ट कर पाए, वो टेबल क्रिएट ना कर पाए, ना टेबल का डेटा डिलीट कर पाए, ना अपडेट कर पाए, बस उसको रिकॉर्ड इंसर्ट ही करना है, ये राइट दे दिया। और गलती से वो अलग अलग जो है कमांड दे, डिलीट करने का, अपडेट करने का, क्रिएट करने का, तो वो काम ना करे। तो ये सब राइट्स हम ग्रांट कमांड से दे सकते हैं। और किसी बंदे को मान लो आज मैंने राइट दे दिया, फुल एक्सेस दे दिया, और कल मेरे को उससे सारा एक्सेस वापस लेना है, तो इसके लिए रिवोक यूज करेंगे। तो डीसीएल में ये कमांड्स होते हैं, लॉक, ग्रांट एंड रिवोक। तो इन सब का यूज करके हम अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। दीपक आया समझ में? सर रिवोक एक बार फिर से बता दीजिए। जैसे मान लो मैंने जी आज सर। एक यूजर को इंसर्ट, क्रिएट, अपडेट, डिलीट चारों का राइट दे दिया, वो चारों काम कर पाए, टेबल क्रिएट भी कर ले, इंसर्ट भी कर ले, डिलीट भी कर ले, अपडेट भी कर ले, है ना। और 2 दिन बाद मैं चाहता हूं कि उससे वो राइट जो है वापस लेना, है ना। मैं चाहता हूं कि अब 2 दिन के बाद उस टेबल में बस वो रिकॉर्ड इंसर्ट ही कर पाए, है ना, डिलीट, अपडेट और क्रिएट ना कर पाए, तो मैं वो तीनों जो राइट्स था वो वापस ले लूंगा उससे। समझ गए? यहां तक बात समझ में आई? तो डीसीएल कमांड आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है ना, आपको जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप लोग को जानना होगा तो मैं बता दूंगा। इसका सबसे ज्यादा जो यूज है वो कंपनी में जो डीबीए होते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वही यूज करते। समझ गए? चलो तीसरा। दीपक यहाँ तक बात समझ में आई? आ गई सर, बट इंटरव्यू पर्पज से तो पढ़ना पड़ेगा ना इतना। ना ना, इंटरव्यू में पूछेगा ही नहीं डीसीएल कमांड। ओके। नहीं, पूछ भी सकता है, कुछ भरोसा तो है नहीं। अब आता है टीसीएल। तो टीसीएल का फुल फॉर्म है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। और टीसीएल में आपका रोल बैक आएगा, कमिट आएगा, सेव पॉइंट आएगा। ऑटो ट्रांजेक्शन आएगा। तो ये सब कमांड्स आपको मिलेंगे टीसीएल में। टीसीएल का यूज क्या है, मान लो आपने कोई एक डेटाबेस बनाया, उसमें बहुत सारा रिकॉर्ड आपने स्टोर कर लिया, और गलती से आपने कुछ रिकॉर्ड आपने डिलीट कर दिया, और उस रिकॉर्ड को वापस लाना है, अंडू करना है, तो रोल बैक। समझ गए? तो 1 बाय 1 सारी कैटेगरी क्लियर हो रही है। तो ये सब पूछा जाएगा
कौन कौन सी कैटेगरी होती है और किस किस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से कमांड होते हैं, इन्हीं को कमांड्स बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? ठीक है जाओ, सर। तो अब इन्हीं को वन बाय वन प्रैक्टिकली हमें समझना है। फिर जो चौथा जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये तो सबसे ज्यादा यूज होता है, इसी पे हमें काम करना है, चाहे वो डेटा एनालिसिस में हो चाहे वो फुल स्टैक में, इसी पे सारा काम आपको करना है। डीएमएल, और डीएमएल का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और इसमें आपका इंसर्ट आएगा, अपडेट आएगा और डिलीट आएगा। इसी पे तो हमें काम ही करना है, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, इन्हीं पे तो काम ही करना होता है। टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना, टेबल के रिकॉर्ड को अपडेट करना और टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट करना, चाहे वो फुल स्टैक हो, वेबसाइट डेवलपमेंट में हो, चाहे वो डेटा एनालिसिस में, काम ही इसी पे करना है। तो मेन जो आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो डीडीएल और डीएमएल पे। डीसीएल और टीसीएल नहीं भी आता है तो भी आपका काम हो जाएगा। क्योंकि डीसीएल और टीसीएल की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, समझ गए? अनीता, हो गया यहाँ तक? यस सर। और लास्ट आता है, तो ये तो आपको यूज करना ही करना है, इसके बिना तो कुछ होना ही नहीं। डेटा डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। और इसमें बस एक ही कमांड आता है, सेलेक्ट, और सेलेक्ट का ही यूज करके हम सारा डेटा रिट्राइव करेंगे। दीपक, यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर। पांचों कैटेगरी क्लियर हो गया, किस किस कैटेगरी से हम क्या क्या चीजें करेंगे? मेनली सर तीन उस पे फोकस करना है, डीडीएल, डीएमएल और डीक्यूएल। हाँ जी, हाँ जी, डीसीएल और टीसीएल आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके सर। डीसीएल सर और मेनली बस इतने ही कमांड होते हैं टोटल? यही बहुत है, इसी में 1 महीना लग जाएगा। जो सोच रहे हो ना बहुत छोटा सा है, इसी को करने में 1 महीना लग जाएंगे, समझ गए? जी सर। तो इतना छोटा मत समझो। अभी इसी में नेस्टेड भी है, समझ गए? हाँ, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? नोट डाउन कर लिया सबने? हो गया सर। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? तो इसका एक इमेज देखो, इमेज मैंने डाउनलोड किया है, अभी जो जो बताया वही लिखा है। डीएमएल में एक मर्ज भी होता है, तो मर्ज जो है माइस्क्यूएल में काम नहीं करता, ओरेकल और एसक्यूएल सर्वर में मिलेगा, इसीलिए मैंने मर्ज नहीं लिखवाया। ठीक है, दो क्वेरी को मर्ज करने के लिए मर्ज यूज कर। आगे बताऊंगा प्रैक्टिकल में, अभी तो बताया रोल बैक। दीपक, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अनीता, समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। चलो, अब डेटाबेस स्टार्ट करने से पहले, हाँ सुन लो, जी। डेटाबेस स्टार्ट करने से पहले, एक एक क्वेरी हम स्टार्ट करने से पहले आपको डेटाबेस में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि जब हम क्वेरी बनाएंगे
जब हमें टेबल बनाने की क्वेरी लिखनी होगी तो टेबल में हम अलग अलग कॉलम बनाएंगे और हर कॉलम का आपको डेटा टाइप देना होगा। तो बिना डेटा टाइप दिए तो आप कॉलम बना ही नहीं सकते। अब किस कॉलम में किस टाइप का डेटा आपको स्टोर करना है उससे रिलेटेड डेटा टाइप भी तो देना पड़ेगा। तो अब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि MySQL में डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। बहुत जल्दी बताइए। तो अभी मैं उसका आपको नोट्स शेयर करूंगा आज पढ़ने के लिए, डॉक फाइल है ना। उसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग डेटाबेस को डेटा टाइप्स को क्लासिफाई किया गया। देखिए जी। तो अगर मैं डेटा टाइप्स की मैं बात करूं तो इसमें आपको इंटीजर मिलेगा, फ्लोट के लिए डेसिमल होता है ना। तो ये सब इसमें एक कैर होता है और एक वेर कैर होता है। कैर और वेर कैर में डिफरेंस पता है किसी को? बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक डेटा टाइप आपको कैर मिलेगा और एक वेर कैर मिलेगा और एक वेर कैर 2 भी होता है। एक आपको डेटा टाइप कैर मिलेगा, एक वेर कैर मिलेगा और एक वेर कैर 2 भी मिलेगा। तीनों में डिफरेंस किसी को पता है? और वेर कैर 2 MySQL में होता नहीं है, तो इसको हटाई दो। ओरेकल में मिलेगा, SQL सर्वर में मिलेगा। MySQL में आपको केवल कैर और वेर कैर मिलेगा। तो कैर और वेर कैर में डिफरेंस किसी को है पता? सर इसमें मतलब मेमोरी का वो है डिफरेंस साइज का। अभी मैं साइज की तो बात ही नहीं कर रहा। मेजर डिफरेंस बताओ, साइज की बात नहीं कर रहा मैं। 0 से 225 डिफरेंस मेजर किस सिचुएशन में हम कैर यूज करेंगे और कब हम वेर कैर यूज करेंगे। इंटीजर को कैरेक्टर में बदलने के लिए। मेजर डिफरेंस बताना है, ये डिफरेंस है ही नहीं जो आप बता रहे हो। टेक्निकल डिफरेंस बताना है आपको। हाँ जी, किसी को है आइडिया? अब ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी कॉलम बनाओगे है ना, मान लो आपने नेम का एक कॉलम बनाया, इसमें साइज दे दिया आपने 20, और जब भी आप कैर और वेर कैर डेटा टाइप लोगे उसके साथ साइज देना मैंडेटरी है। साइज अगर नहीं दोगे सिंटेक्स एरर। तो अभी मैंने एक नेम नाम का कॉलम बनाया और उसमें कैर लिया, साइज कितना ले लिया? 20 बाइट है ना, यानी कि 20 कैरेक्टर। और एक और फील्ड बनाया मैंने नेम नाम से, इसमें मैंने वेर कैर ले लिया। अब आप हमेशा याद रखना कि कैर आप लो या वेर कैर लो, दोनों में आपका अल्फा न्यूमेरिक डेटा स्टोर करेगा। ठीक है। अब ये मत समझना कि कैर में केवल कैरेक्टर स्टोर करेगा, नंबर स्टोर नहीं करेगा, अल्फा न्यूमेरिक डेटा स्टोर करेगा। ठीक है। डिफरेंस ये है कि जो कैर होता है ये आपका फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप होता है, और आपका जो वेर कैर होता है वो वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप होता है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। आपने एक कॉलम बनाया नेम नाम का, ठीक है। इसमें आप अलग अलग एम्प्लॉय का नेम स्टोर कर रहे हैं। हाँ, आ रही बात समझ में? अब ये जो नेम वाला कॉलम है इसमें आपने कैर ले रखा है। अब कैर का साइज आपने 20 दे रखा है। तो 20 देने का मतलब
इस कॉलम के अंदर जो आप नेम दोगे वो मिनिमम 1 कैरेक्टर का होगा और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का होगा। 20 से ज्यादा तो नहीं दे सकते। दीपक, इतनी बात समझ में आई? जी सर। यानी कि नेम वाले कॉलम के अंदर आप 1 लेटर का भी नाम दे सकते हो और 20 लेटर का भी दे सकते हो ना। मिनिमम 1 और मैक्सिमम मैक्सिमम 20। है ना। वही चीज वेरकर में भी होगा, मिनिमम 1 और मैक्सिमम। ये जो साइज डिफाइन कर दिया उससे ज्यादा तो दे नहीं सकते। आ रही बात समझ में? अब मेजर डिफरेंस क्या है समझना। अगर ये नेम आपने कैर टाइप का ले रखा है, अब इस नेम में कितने कैरेक्टर हैं? 5 4 ही तो है, 5 कहाँ है? 4 और इसमें 6। तो अब होगा क्या कि अगर आपने इस कॉलम को आपने कैर डेटा टाइप ले लिया तो भले ही आपने यहाँ पे 4 कैरेक्टर का अगर आपने नेम स्टोर किया है, लेकिन इसका जो मेमोरी साइज है वो 20 बाइट का लेगा। यानी कि 16 बाइट आपका वेस्टेज हो गया। फिक्स लेंथ डेटा टाइप होता है, फिक्स हो गया। आप भले कम दो, ठीक है, लेकिन लेगा वो 20 ही। आ गई बात समझ में? और वेर कैर में ऐसा नहीं होता। भले ही आपने ले लिया 20, वो डेटा के अकॉर्डिंग वो मेमोरी एलोकेट करेगा। अगर आपने यहाँ पे 4 कैरेक्टर दिया तो 4 ही बाइट लेगा। यहाँ पे आपने 6 कैरेक्टर दिया तो 6 ही बाइट लेगा। तो वेर कैर का ये एडवांटेज होता है। आई बात समझ में? इसलिए इसको वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप बोलते हैं और उसको फिक्स लेंथ डेटा टाइप बोलते हैं। तो कैर डेटा टाइप आप तब लोगे जब आपको एक ऐसा कॉलम बनाना हो जिसमें फिक्स हो, इतने ही कैरेक्टर का डेटा में देना है, ना ज्यादा ना कम। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है मेरे को ज्यादा भी देना है कम भी देना है ना, तो वहां पे क्या लेंगे? वेर। अब आया समझ में? अभी भी नहीं आया? तो ये मेजर आगे डिफरेंस सर। बताना है। सबको क्लियर हुआ? जी। कैर और वेर कैर का एडवांटेज। तो मोस्टली हम सबसे ज्यादा क्या यूज करेंगे? वेर कैर। हमें मेमोरी साइज भी तो बचाना है, समझ गए? अब मान लो आपको एक जेंडर का कॉलम बनाना है तो वहां पे हम कैर लेंगे क्योंकि जेंडर फिक्स होगा, मेल फीमेल, है ना। अनीता, समझ में आ गई बात? नहीं आई? आगे सर। तो ये चीज याद रखना। इसमें डेट मिलेगा, डेट टाइम मिलेगा, टाइम स्टैम्प मिलेगा, तो बहुत सारे डेटा टाइप्स मिलेंगे। तो ये सारे डेटा टाइप्स को आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। ये वाली मैं फाइल शेयर करूंगा, इसमें पूरी डिटेल्स में अच्छे से मैंने बना रखा है, तो आप लोग को ये पढ़ के आना है। तो बेसिकली इसको MySQL में जो डेटाबेस डेटा टाइप्स होते हैं 3 अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। एक आपका न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होता है, एक डेट एंड टाइम से रिलेटेड डेटा टाइप होता है, और तीसरा स्ट्रिंग। अब न्यूमेरिक डेटा टाइप में क्या होता है, क्या क्या आता है? न्यूमेरिक का मतलब नंबर लेगा। अब देखो न्यूमेरिक में बहुत सारे हैं, ये सारे यूज होंगे नहीं, बस थोड़ा सा आप लोग एक बार पढ़ लेना। स्मॉल इंट, मीडियम इंट, इंट, बिग इंट होता है। मोबाइल नंबर के केस में हमेशा हम बिग इंट लेंगे, गलती से इंट ले लिया तो वो 10 डिजिट का नंबर स्टोर नहीं करता। नहीं करेगा। फ्लोट होता है, डबल होता है, बहुत सारे मिलेंगे आपको। तो सबके बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ है, एक बार आप लोग को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। डेट एंड टाइम से रिलेटेड अगर आपको टेबल में डेट एंड टाइम स्टोर करना है तो डेट एंड टाइम से रिलेटेड आपको डेटा टाइप यूज करना होगा, है ना। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप है, कैर है, वेर कैर है, तो बहुत सारा इसमें सारा चीज मेंशन है। दीपक, आ रही बात समझ में? जी सर। तो ये डेटा टाइप जो है आप लोग को थोड़ा सा आज पढ़ना है, कर लोगे? जी। तो इस तरह से आप लोग का जो एसक्यूएल का जो बेसिक थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हो गया। और इसको अब लिखना भी है क्या? है इसको लिखना भी है क्या?
हेलो। सर वो पूछ रहा है इसको लिखना भी है क्या? नहीं नहीं, लिखना नहीं है, ये मैं गूगल क्लासरूम में अभी शेयर करूंगा, आपको डाउनलोड करके और पढ़ना है, ठीक है? लिख यस नहीं सर। पाओगे वे पूरा। अनीता, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। बेसिक थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया, क्या क्या चीजें होती है? जी अब सर। मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना बता रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करना है और कैसे कैसे उस पर काम हमें करना है। तो आपसे सर सारा 4 GB में तो हो जाएगा ना ये? क्या हुआ? 4 GB रैम में हो जाएगा ना? हाँ हाँ, 1 GB रहेगा तो भी हो जाएगा, छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है। तो अब इसका इंस्टॉल कैसे कैसे करना है, ध्यान से स्टेप्स देख लो, है ना? चलो, कौन स्क्रीन शेयर कर रहा है? मेरे में तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं बता नहीं पाऊंगा। हाँ, स्क्रीन कौन शेयर करेगा? साथ साथ मैं बताता चल रहा हूँ, करते चलो। हाँ जी दीपक, आप कर रहे हो स्क्रीन शेयर? सर मैं मोबाइल से कनेक्ट हूँ। ठीक है, सर मैं कर दे रही हूँ। मोबाइल से ही रहना तू। हाँ, अब जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग को घर जाके इंस्टॉल करना है, ठीक है? आप, हाँ, गूगल ओपन करो, एक न्यू टैब में गूगल ओपन करो। हाँ, यहाँ पे आप लिखो MySQL डाउनलोड्स फॉर विंडोज। MySQL डाउनलोड्स फॉर विंडोज। हाँ, विंडोज। नीचे आ गया, सेलेक्ट कर लो। अब आपका पहला लिंक आ जाएगा। अब जैसे जैसे मैं बताऊंगा, जल्दी मत करना अनीता। यस सर। अब आपका पहला लिंक आपको दिख जाएगा, डाउनलोड MySQL इंस्टॉलर। उस लिंक पे आप क्लिक करो। आपकी कटकावेगी वो पीस रखे जाएंगे उसके फ्रिज में। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये आपका लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आपको दिख जाएगा। MySQL का इस समय करंट वर्जन 8.0.34 चल रहा है। अब आपको नीचे वाला डाउनलोड पे क्लिक करो, 331 वाला, नीचे वाला। हाँ, डाउनलोड वाले लिंक पे क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक कर दो, नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। नीचे एक लिंक बना हुआ है, साइन अप मांग रहा है, तो साइन अप करने की जरूरत नहीं है। ओरेकल के ऊपर। हाँ, इस पे क्लिक कर दो, तुरंत आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। हेलो सर, ये पहली क्लास है ना एमएसक्यूएल की आज? आपका नाम क्या है? शुभम। इस वाले क्लास में पहले से आप आते थे? हाँ सर, इसमें तो आ रहा हूँ। मेरी तबीयत खराब चल रही थी सर, अब तो इस वजह से छुट्टी पे चल रहा था 4-5 दिन हाँ की, जी, पहली डेंगू। क्लास चल रही है, मैं उसको भी खत्म होने वाली है आज तो। दस अच्छा बजे जी। 10 बजे से चल रहा है। हाँ जी, वो पता है, मैं क्लास ले रहा था सर इसकी। मैं पूछ रहा हूँ सर, पहली क्लास है क्या दूसरी? आप नाम से लॉगिन करा करो, नहीं तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। नाम से है सर, शुभम चौहान के नाम से आईडी है इसमें। ओप्पो के नाम से आ रहा है आपका? नहीं सर, नाम चेंज कर दिया था शुभम उसमें। हाँ, तो सबको मैं बता रहा हूँ, जो जो ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं, जब हाँ। तक आप नाम और आईडी के साथ नहीं दोगे तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा कल से। अनीता, सी मोड पे क्लिक करना, सी मोड पे क्लिक करो। सर अभी तो डाउनलोड हो रहा है। अरे नीचे सी मोड लिखा है, उस पर क्लिक कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं। अरे सी जहाँ मोर। डाउनलोड हो रहा है वहीं पे सी मोड लिखा हुआ सी है। मोर वहीं आ रहा है। अरे नीचे नीचे, क्रोम सेटअप के नीचे देखो। अरे सी नीचे मोर आ सी रहा है। मोड लिखा हुआ आ रहा है। इसमें इससे जस्ट नीचे। नीचे। ओके 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 सॉरी। हाँ। हाँ, अब डाउनलोड वाले फोल्डर में चले जाओ, इसको मिनिमाइज कर दो, इसको मिनिमाइज कर दो। नहीं। डाउनलोड वाले फोल्डर में जाओ। यस अब सर। ये जो सेटअप है, इस सेटअप पे क्लिक करो। सर ऊपर, ये हाँ वही, MySQL। MySQL इंस्टॉलर, उस पर डबल क्लिक करो। अब जल्दी जल्दी मत करना, जैसे जैसे मैं बताऊंगा उस पर क्लिक करना।
सर यस करना है? हाँ यस कर दो। इसमें कह रहा है सर, डू यू वांट टू अलाउ ऐप टू मोर मेक चेंजेस टू योर डिवाइस? यस कर दो। इस वाले को बंद करना, ये जो विंडो ओपन हुआ है इसको बंद करो, डाउनलोड वाला फोल्डर। इसको भी बंद कर दो। हाँ आप ध्यान से देखना, अब क्लिक मत करना अनीता। यस सर। हाँ आप ध्यान से सेटिंग देख लो, बात बहुत करते हो तुम लोग। अब वो इंस्टॉल नहीं होगा फिर पूछोगे। अब आप इसको कस्टम पे क्लिक करो। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट। अब यहाँ पे पहला वाला जो टैब है ना, प्लस जो बना है माई एसक्यूएल सर्वर, उस पे प्लस पे क्लिक करना। हाँ माई एसक्यूएल सर्वर सेलेक्ट करना। हाँ इसको सेलेक्ट करो, माई एसक्यूएल सर्वर 8 वाले को, इसको सेलेक्ट कर लो, लास्ट वाले को, माई एसक्यूएल सर्वर वाले को सेलेक्ट करो। हाँ अब उसको ऐड कर लो, ऐड वाला बटन है ना, बीच में ऐड का बटन है, अरे ग्रीन कलर का ऐड का बटन आ रहा है। हाँ ठीक है। अब एप्लीकेशन वाले पे क्लिक करो, माई एसक्यूएल वर्क बेंच पे सेलेक्ट करो। हाँ लास्ट वाला सेलेक्ट करो और इसको भी फिर ऐड कर दो। माई एसक्यूएल सेल पे क्लिक करो, तो ये तीनों आपको ऐड करना है। दीपक समझ में आ गई बात? जी सर, वर्क बेंच ये सब। ये तीनों चीजें आपको इंस्टॉल करनी है, ठीक है। अब उसके बाद सर आप, बस बस हो गया, अब नेक्स्ट कर दो, एग्जीक्यूट कर दो। अब ये 1 बाय 1 इंस्टॉल होगा। इसके बाद आपको पासवर्ड देना होगा, तो जब जब आप माई एसक्यूएल स्टार्ट करोगे वो पासवर्ड याद रखना होगा आपको। तो अब 1 बाय 1 तीनों इंस्टॉल हो रहा है आपका, माई एसक्यूएल सर्वर, वर्कबेंच और सेल। इंस्टॉलेशन सबको समझ में आ रहा है? जी। तो एक बार रिकॉर्डिंग देख के सब लोग घर पे जाके इंस्टॉल कर लेना। तो थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में आप लोगों को ना, डिपेंड करेगा कि आपका सिस्टम स्लो है या फास्ट है। सर पासवर्ड जो आएगा वो क्रिएट करना पड़ेगा? अभी बता रहा हूँ आपको, पहले हो जाने दो, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कैसे करना है। क्लिक मत करना अभी।
तो आज सबको इंस्टॉल करके आना है, ठीक है, क्योंकि कल से हम प्रैक्टिकल इस पे स्टार्ट करेंगे। यस सर। अब आप नेक्स्ट करो। फिर अगेन नेक्स्ट करो। रुक जाओ, यहाँ पे नेक्स्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगेन नेक्स्ट करो। अब यहाँ पे देख लो, पासवर्ड मांगेगा। अब जो आप पासवर्ड दोगे वो याद रखना है। तो अनीता, क्या पासवर्ड देना है? जो पासवर्ड देना है वो दो। नंबर भी देना पड़ेगा सर इसमें कुछ ऐसा? अनीता, पासवर्ड क्या डाला आपने? सर अनुराज करके। तो याद रखना, उसको लिख लेना, स्मॉल या कैपिटल जो भी दे रहे हो, नहीं तो फिर आगे फिर काम नहीं करेगा। फिर रिपीट। आप एक काम करो, यस सर। admin@123 दे दो। याद रहेगा। admin@123 सारा स्मॉल में देना, और अगेन रिपीट पासवर्ड दो, admin@123। अगेन दो रिपीट। तो अब आपको याद रखना है कि बाय डिफॉल्ट MySQL का डेटाबेस का यूजर नेम रूट होता है, और पासवर्ड जो आप दोगे वही रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट करो। नेक्स्ट। फिर अगेन नेक्स्ट करो, एग्जीक्यूट कर दो। हाँ, इंस्टॉलेशन सबको क्लियर हो गया? सर अब फिनिश कर दो। तो इस तरह से आपका MySQL का जो डेटाबेस है वो, और सर नेक्स्ट इस करो, फिनिश कर दो। तो इस तरह से आपका MySQL का जो डेटाबेस है वो कंप्लीटली इंस्टॉल हो गया, है ना। इसको बंद कर दो, दोनों को, वर्क बेंच को भी बंद कर दो। अब कैसे ओपन होगा? पासवर्ड लिख लिया ना आपने अनीता? यस सर। यस सर। स्मॉल में दिया है, कैपिटल में दिया है? जैसा दिया होगा नोट कर लेना। यस सर, स्मॉल में सर। तो अब कल हम आगे करेंगे। एक बार ओपन करके देख लो, ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या रहने दो, उसके कल ही बताऊंगा। चलो स्क्रीन ऑफ ठीक है कर दो। थैंक यू। तो इतना आप लोगों को इंस्टॉल करके कल आना है। तो कल आगे मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें करनी है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो कल मिलते हैं।